हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है? राजी खुशी सब? कैसे हो सब? ठीक ठाक, बढ़िया, मस्त। असिस्टेंट मैनेजर के इस चैनल में सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बढ़ाते हैं हम अपनी सीरीज को थोड़ा सा और आगे। कल जो हमने जो कल नहीं, जो लास्ट 2 डेज, जो मतलब 2 दिन पहले वाले वीडियो में जो हमने टेंसाइल जो टेस्ट किया था, उस टेस्ट के बेसिस पे हमने कुछ कैलकुलेशंस की थी भाई। अपर यील्ड पॉइंट कैसे निकालना है, लोअर कैसे निकालना है, इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैसे निकालनी है, हर एक पॉइंट पे हमने स्ट्रेस निकाला था। तो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर मुझे ऐसा लगेगा कि 1-2 कैलकुलेशंस और हमें लेनी चाहिए तो हम ले लेंगे। तो एक जैसे ही मेरे सामने कोई एक न्यूमेरिकल और आ गया तो मैंने वो क्वेश्चन है जो है वो सामने बोर्ड पे लिख दिया है ऑलरेडी। तो हम आज करेंगे इसको सोल्व आउट। जैसे लास्ट वीडियो में जो हमने पैटर्न फॉलो किया था वही पैटर्न ये है। ये आई थिंक कहीं किसी ने समझाया हुआ तो नहीं मिलेगा, लेकिन काफ़ी मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। और करना कुछ नहीं है, बस उठा के वैल्यूज़ को पुट करना है। अपर यील्ड पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन निकालनी है, लोअर की निकालनी है, ऐसे ही सबके निकालनी है। हर एक पॉइंट पे अपनी अपनी स्ट्रेंथ निकालनी है मटेरियल की। जो हमने टेंसाइल जो टेस्ट किया था वहाँ पे हर एक पॉइंट पे मटेरियल वेरी करता है, इलास्टिसिटी पे, अपर यील्ड, लोअर यील्ड पे। तो इससे लास्ट वाली वीडियो में वैसे तो हमने सब पे, हर पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी कोई एक आधी चीज़ रह गई है या फिर एग्जामिनर कुछ क्वेश्चंस को उलझा के कई बार लिख देता है। तो वैसे ही मैंने लिखा हुआ है एज इट इज। अब देखते हैं, इसको सोल्व आउट करते हैं। ये सोल्व आउट कैसे होगा भाई? देखो मेरे पास है एक पीस, उसकी ओरिजिनल लेंथ दे रखी है भाई। सबसे पहले ये मान के चलो मेरे पास सिर्फ क्या है, ये एक पीस है। अब हम पढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही समझा देता हूँ। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझो, आंसर निकाल दिया आप लोगों ने। फार्मूलेज क्या रहेंगे? फार्मूलेज जो कल वाले जो फार्मूले थे वो मैं नोट लिख देता हूँ। दैट इज स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक फार्मूला आपका ये रहेगा। सेकंड आपका रहता है भाई एरिया निकालना कहते हैं कैसे है, जैसे डायमीटर दिया हुआ होएगा तो π/4 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा। जैसे आप किसी भी सर्कल का या किसी भी तरह का मैथमेटिकल जो फार्मूला यूज करते हैं, वैसे ही ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फार्मूला है π/4 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। जैसे 2πr होता है, πr² होता है सर्कल में, वैसे ही है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। ये सर्कुलर बार के लिए होता है। जो रेक्टेंगुलर बार होगी उसके लिए अलग होगा, उसके लिए थिकनेस मल्टीप्लाई बाय आई थिंक विड्थ हो जाएगा। तो अगर कहीं पे रेक्टेंगुलर बार आ जाए तो वहाँ पे थिकनेस दिया हुआ होगा या फिर थिकनेस और विड्थ दिया हुआ होगा। आपको बस क्या उसको मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेना है। यहाँ पे हम एरिया, ये जो बार जो मैंने ले रखी है ये सर्कुलर टाइप बार है, तो इसका एरिया क्या है? π/4 मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आप लोगों को समझा देता हूँ। इस पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ओरिजिनल डायमीटर एंड गेज लेंथ। अब क्वेश्चन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आई थिंक लास्ट वाली वीडियो में जब मैंने समझाया था वो 20 मार्क्स में आया हुआ है क्वेश्चन। ये एटलीस्ट ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में तो जरूर मिलेगा, या 15 में मिलेगा, या 14 में मिलेगा। इसमें क्या है? ओरिजिनल डायमीटर एंड गेज लेंथ। ओरिजिनल डायमीटर यानी जब मटेरियल अपना था, ये जो हमारा मटेरियल एक जो स्टार्टिंग में जो हमने एक गेज शेप में, मतलब एक फिक्स्ड शेप में जो मटेरियल लिया, उसका ओरिजिनल एरिया क्या था? स्टार्टिंग में एरिया क्या था भाई? 25 mm डायमीटर दे रखा है, उसका डायमीटर था 25 mm। नेक्स्ट उसने क्या दे रखा है? एंड गेज लेंथ 80 mm। गेज लेंथ बोले तो जो पीस लिया है उसकी प्रॉपर लेंथ कितनी है? दैट इज 80 mm। पहला आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मिनिमम डायमीटर 8 फ्रैक्चर, दैट इज 15 mm। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है, ऐसे ही इसने थोड़ा सा घुमा रखा है। मिनिमम डायमीटर 8 फ्रैक्चर। अब देखो फ्रैक्चर क्या होता है? जब मटेरियल खुलता है, जब मटेरियल पूरा खुल जाता है तब
आखिरी में फ्रैक्चर होता है। फ्रैक्चर होने के बाद यानी मटेरियल के फेल होने के बाद डायमीटर जो है बिल्कुल लास्ट में जो डायमीटर क्या होगा, कम होगा, लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ से टेंसाइल होता है तो लेंथ बढ़ेगी, डायमीटर कम होगा। तो फ्रैक्चर होने के बाद पहले 25 mm था तो ये कितना रह गया 15 mm। तो इस डायग्राम, ये डायग्राम मैं आपको बाद में बता दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन गेज पॉइंट्स, क्या मैं साथ के साथ कवर कर देता हूँ भाई। ओरिजिनल डायमीटर ये दिख रहा होगा 25 mm, ओरिजिनल लेंथ दिख रही होगी 80 mm। लेंथ जब बढ़ी, जब ये इंक्रीज हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ, तब क्या हुआ 95 mm बढ़ के 95 mm हो गई, यानी 15 mm बढ़ गई। एरिया क्या था 25 mm, डिक्रीज हो गया 15 mm हो गया, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पे। डिस्टेंस बिटवीन गेज पॉइंट्स 8 फ्रैक्चर। ध्यान से देखो इसको, डिस्टेंस बिटवीन गेज पॉइंट्स 8 फ्रैक्चर्स, यानी फ्रैक्चर के बाद जब हमारी इलैंगेशन हो गई, क्या हुआ, मटेरियल फेल हो गया, फाइनल पे जब पहुंच गया तो डिस्टेंस बिटवीन द गेज पॉइंट्स दो, तब वो गेज क्या थी, बड़ी हो गई हमारी। क्या होती, शुरू में कितनी थी, छोटी थी। डिस्टेंस बिटवीन द गेज पॉइंट आफ्टर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर टाइम पे क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। यानी कितनी बड़ी है 95 mm मैंने लिखा हुआ है, बढ़ने के बाद 95 mm हो गई, यानी 15 mm बढ़ गई। नेक्स्ट हमारे पास है लोड एट यील्ड पॉइंट एंड 8 फ्रैक्चर। यील्ड पॉइंट क्या होता है मैंने बताया लास्ट वाली वीडियोज, 2 वीडियो जो मैंने बनाई वो भी जरूर देख लेना। अभी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यील्ड पॉइंट होता है वो पॉइंट जब हम इलास्टिसिटी से मटेरियल को प्लास्टिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, तो एक पॉइंट आता है जो मैक्सिमम स्ट्रेस हमें देना होता है, वो पॉइंट होता है यील्ड पॉइंट। अगर वो स्ट्रेस हम ना दें तो मटेरियल में प्लास्टिसिटी नहीं आएगी, वो वापस इलास्टिक स्टेज में आ जाएगा। अगर वो लोड हमने दे दिया तो क्या होगा, मटेरियल प्लास्टिसिटी में चला जाएगा, वो वापस उस शेप को रीगेन नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है भाई। नेक्स्ट आ जा भाई, कहाँ है, लोड यील्ड पॉइंट एंड 8 फ्रैक्चर। फ्रैक्चर पे भी दिया हुआ है भाई, फाइनल में जब मटेरियल फ्रैक्चर हुआ तो वो कितने लोड पे फ्रैक्चर हुआ, 65 किलो न्यूटन लोड पे वो फ्रैक्चर हो गया। एक लिखा हुआ भाई मैक्सिमम लोड, यानी अल्टीमेट लोड, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस कुछ भी बोल सकते हैं, यानी हमारा मैक्सिमम कितना मटेरियल झेल सकता है। वो है भाई अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट, इसने लोड लिखा हुआ है, स्ट्रेंथ तो अभी हम निकालेंगे। तो अभी हमें क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, आई थिंक क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन। देखो इसने पूछ क्या रखा है, मैं बुक से कैरी करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास बोर्ड इतना ही है। डोंट वरी, नेक्स्ट चैप्टर में हम चेंज कर लेंगे क्योंकि उसमें सारी कैलकुलेशन ही होनी है। सो मेरे पास है भाई, क्या है इसमें, यील्ड स्ट्रेंथ पहला दिया हुआ है, इसने यील्ड स्ट्रेंथ निकाल के दिखाओ। तो देखो भाई यील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए यील्ड पॉइंट के ऊपर देखो कितना लोड है, ठीक है। स्ट्रेस का फार्मूला मैंने दे दिया, यील्ड स्ट्रेस निकालना है तो यील्ड पॉइंट के ऊपर कितना लोड है, जहां का भी स्ट्रेस निकालना है उसी पॉइंट का लोड आपको दिया हुआ मिलेगा, उठा के वैल्यू रखनी है बस, ठीक है। तो यील्ड पॉइंट का निकालना है तो स्ट्रेस देखो स्ट्रेस 8 यील्ड पॉइंट, सॉरी यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है तो क्या हो जाएगा भाई, लोड 8 यील्ड पॉइंट कितना है, लोड 8 यील्ड पॉइंट 50 किलो न्यूटन। 50 किलो न्यूटन, ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल ही लेंगे यहाँ पे क्योंकि ये नॉर्मल स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं। हर जगह पे ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही लिया जाता है, लेकिन सिर्फ एक केस के अंदर, वो भी इस वीडियो के अंदर आएगा। वो केस क्या है, ट्रू स्ट्रेस का एक केस आएगा। उसमें क्या लेंगे हम, इंस्टेंट एरिया और इंस्टेंट लोड, यानी जिस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, यानी ट्रू स्ट्रेस का नाम से इसमें आ रहा है ट्रू स्ट्रेस, यानी जिस टाइम पे जो चीज़ अवेलेबल है हम वो लेंगे। यानी फ्रैक्चर के बाद एरिया कितना होगा तो उतना ही लेंगे, जहाँ जिस टाइम पे जो देख रहे हैं उस टाइम पे कितना एरिया वो हम लेंगे, वो भी इसमें दिया हुआ होगा। तो देखो भाई 25 mm है तो पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय
डी स्केयर 25 का स्केयर। कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सीधा आपको कैलकुलेटर में पुट ही करना है, तो मैं पुट करूँगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सो आंसर हमारे पास आ गया 101.86 101.86 न्यूटन पर mm स्केयर। न्यूटन पर mm स्केयर कैसे आ गया? हमें जो रीडिंग लेनी है यानी न्यूटन पर mm स्केयर में ही लेनी होती है। स्ट्रेस हमेशा आप जब भी रीडिंग निकालो तरह तरह से निकाला होता है, वैसे तो आप एक लाइन पकड़ लो कि न्यूटन पर mm स्केयर में ही निकालना है, और हर जगह किलो न्यूटन दिया हो तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल लो, या फिर बेस्ट यही रहता है कि आप न्यूटन पर mm स्केयर के हिसाब से निकाल दो। बस न्यूटन पर mm स्केयर के हिसाब से निकालेंगे तो ये जो k है, ये जो 50 k है, इसका हो जाएगा 10 की पावर 3, वो सेम रहेगा π/4 × 25 का स्केयर। बाकी चीज़ सेम रहेगी। किलो है, किलो की जगह किलो क्या होता है 1000, 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आई थिंक यील्ड पॉइंट के ऊपर हमने स्ट्रेस निकाल लिया। क्या लिया? यील्ड पॉइंट का वो जो लोड है वो दिया हुआ है, एरिया हमें दिया हुआ है, उठा के वैल्यू पुट करनी है। 2-3 नंबर यहीं वैसे ही मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखो भाई, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस तो क्या है? अल्टीमेट निकालना है तो अल्टीमेट पे कितना लोड है, सीधी सी बात। तो मैक्सिमम लोड दे रखा है इसने 86 किलो न्यूटन, तो वही फार्मूला वही है, पुट कर दो सिग्मा एट अल्टीमेट यू है भाई ये अल्टीमेट। तो या आप लिख सकते हो, लिख जरूर देना, एग्जाम में जरूर लिख देना कि स्ट्रेस एट अल्टीमेट पॉइंट, ऐसा कुछ लिख देना। जहाँ पे भी जो निकालो लिख देना। एग्जामिनर क्या साइन की वजह से कंफ्यूज हो जाता है कई बार, एमी मार्क्स वाक्स काट लेगा यार फालतू में। सो अल्टीमेट पॉइंट पे कितना लोड है? 86 किलो न्यूटन। तो 86 × 10 की पावर 3 वही π/4 × डी स्केयर। डी स्केयर क्या है भाई? 25 का स्केयर। बस सोल्व आउट कर देना। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर मैं आपको बता देता हूँ भाई, 175.2 आंसर आ जाएगा। 175.2 न्यूटन पर mm स्केयर, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। आंसर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप निकालो कैलकुलेशन तो मैच कर लो। मैंने भी कोई आंसर निकाला नहीं है, मैंने कैलकुलेशन किया नहीं है, मैंने सीधा बुक से उठा के मैं लिख रहा हूँ। वो सिर्फ की वेस्ट ऑफ टाइम है, कैल्सी में ही सोल्व करना है। मैं 1 घंटे कैलकुलेटर लेके खड़ा रहूँगा, क्या फ़ायदा है? वो तो आपके पास भी होगा, कोई भी स्मार्टफोन, सेल फोन, सब कुछ है आपके पास। सो उसमें डाल देना यार, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है भाई ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इसने लिखा हुआ है, उलझा के लिखा हुआ है, देखो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। सॉरी यार, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से कंफ्यूज मत होना। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेंथ एक फ्रैक्चर पॉइंट, यानी जब मटेरियल फेल हो गया तब कितनी उसकी स्ट्रेंथ है। तो जहाँ पे फेल हुआ है तो वही फेलियर पॉइंट पे लोड देखो, सीधी सी बात है। तो लोड 8 यील्ड पॉइंट दिया हुआ है एंड 8 फ्रैक्चर दिया हुआ है, देखो 65 किलो न्यूटन, ये वाला। देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया, ये हम अभी निकाल देंगे, और हमने कुछ किया है क्या? नहीं। सो ये वाला पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। लोड 8 यील्ड एंड 8 फ्रैक्चर पॉइंट 65 किलो न्यूटन। तो 65 किलो न्यूटन यहाँ पे डाल दो, 65 × 10 की पावर 3 वही π/4 ओरिजिनल 25 का स्केयर। कैल्सी में सोल्व करना भाई, आंसर आ जाएगा 132.42 न्यूटन पर mm स्केयर, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। मैच करवा लेना। मैं पहले कह रहा हूँ, निकाला मैंने भी नहीं है क्योंकि मैं कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, और मैं रख भी नहीं रहा हूँ और ज़रूरत भी नहीं है। सो अगर लगे कि कैलकुलेशन यहाँ पे गलत है तो वो बुक में गलत होगी, मैंने नहीं निकाली है। सीधी सी बात है। कभी ये कहो कि
मैंने ऐसी कैलकुलेशन आपको बता दी जो गलत थी, तो ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है इसने। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन का मैंने सीधा सीधा फार्मूला बताया भाई। देखो जैसे हम मार्क्स निकालते हैं ना परसेंटेज में, वैसे ही परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन निकालनी है। कैसे भाई, कितनी थी मेरे पास एक्चुअल में, कितनी थी 80 mm लेंथ थी मेरी गेज की, कितनी हो गई 95 mm, कितनी बड़ी 15 mm। सो परसेंटेज इलोंगेशन निकालने जाओगे तो यानी कितनी बड़ी, कितने में से बड़ी डिवाइड कर दो, यानी कितने मार्क्स आए। मान लो मेरे 600 में से 500 आए, तो मैं क्या करूँगा 500 भाग में 600, ठीक है हिंदी में सही समझा रहा हूँ, 500 भाग में 600 गुना में 100 करूँगा, परसेंटेज आ जाएगी। तो ऐसे ही क्या हुआ मेरे पास, कितनी बड़ी मेरे पास 15, परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन कितनी बड़ी 95 माइनस 80, कितनी बड़ी 15, तो क्या कर दो 15 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ जाएगा भाई 90 माइनस क्या आ जाएगा 18.75, ठीक है 18.75%, ये कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा, मैच करवा लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैं सिर्फ आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ, यही फॉर्मेट मिलेगा हर जगह, लेकिन जिसने ये कैलकुलेशन सिर्फ देख के छोड़ दी ना, उसने ये सोच लो कि मलाई पड़ी थी और खाई नहीं, सीधी बात है। मिठाई पड़ी थी चखी नहीं, शादी का लड्डू था तो खाया नहीं, मिल रहा था तो खा लो भाई सीधी सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया आफ्टर फ्रैक्चर। इसने क्या बोला है, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एट फ्रैक्चर। तो जो मैंने हेडिंग लिखी उससे समझ में आ गया, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया एट फ्रैक्चर यानी जो लास्ट में जो एरिया का रिडक्शन हुआ हमारे पास वो कितना परसेंट हुआ, यानी क्या था फ्रैक्चर पॉइंट स्टार्टिंग में क्या था 25, जो हम हर बार जो एरिया ले रहे हैं डायमीटर के अकॉर्डिंग क्या ले रहे हैं 25 लिख रहे हैं डायमीटर की जगह, लास्ट में हमारा क्या होगा 50 mm। सो क्या हुआ हमारे साथ, देखो अभी मैं निकाल देता हूं, हमारे पास एरिया कितना था भाई, जो ज्यादा वाला एरिया वो कितना था π/4 × 25 का स्क्वायर, ये था हमारे पास जो ज्यादा एरिया था। जब मटेरियल टूटा तो हमारे पास क्या एरिया रहा, भाई हमारे पास π/4 × 15 का स्क्वायर, ये एरिया रहा, यानी डायमीटर इतना हो गया, ये देखो यहाँ पे कम हो गया जब खींचेगा मटेरियल ठीक है। सो कितना था कितना हो गया, जो भी रिड्यूस हुआ वो आ जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात को भाई, कितना था टोटल इतना था मेरे पास और कितना रह गया इतना रह गया, तो जितना जैसे 25 था यार 15 रह गया, सीधी बात है 10 mm क्या हो गया डायमीटर रिड्यूस हो गया, सीधी बात है। इसको कैलकुलेशन करोगे तो अब ये कैलकुलेशन इस फार्मूले के हिसाब से करनी पड़ेगी, तो वो तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि उसमें स्क्वायर दिया हुआ है, वरना हम सीधी कर देते। डिवाइड बाय ओरिजिनल एरिया 25 का स्क्वायर, हाँ इसमें क्या करो आप लोग π/4 कॉमन ले लो, 25 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर अपॉन π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, तो π/4 से π/4 कट जाएगा। इसको आप कैलसी में सोल्व कर लेना, तो आंसर क्या आएगा भाई 64%। यानी 25 था 15 हो गया, तो कितना एरिया रिड्यूस हुआ 64% एरिया रिड्यूस हो गया, यानी 25 में से 15 हो गया, तो जनरली सही अंदाजा लग रहा है कि हमें 60 कुछ % रिड्यूस हो गया। 25 था 12.5 हो जाता तो क्या होता 50%।
25 था, 15 हुआ ना, 25 था, 12.5 हो जाता तो क्या आधा हो गया, 50% रिड्यूस हो गया, बस कोई कहानी नहीं है। अब आ गया हमारे पास नेक्स्ट इज ये कहीं भी दिया हुआ नहीं होगा भाई आपको, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कहाँ दिया हुआ है, एक सेकंड भाई, मैं क्वेश्चन में देख, एक मिनट, क्वेश्चन में कहाँ है भाई, नॉर्मल एंड ट्रू स्ट्रेस 8 फ्रैक्चर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, एक मिनट मैं लिख देता हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल, देखो भाई, नॉर्मल एंड ट्रू स्ट्रेस, ये कोई नई चीज आई है, 8 फ्रैक्चर। भाई एक तो फ्रैक्चर पॉइंट पे नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, दूसरा निकालना है ट्रू स्ट्रेस। अब आया दोनों में डिफरेंस, क्या आया डिफरेंस, देखो डिफरेंस रहेगा आपके पास सिर्फ एरिया का, क्या है, नॉर्मल एंड ट्रू स्ट्रेस 8 फ्रैक्चर है। अब देखो फ्रैक्चर पॉइंट पे हमारा लोड कितना है, देखो कहाँ है इसमें फ्रैक्चर पॉइंट पे लोड, 8 फ्रैक्चर है, 65 किलो न्यूटन, यानी क्या है फ्रैक्चर पॉइंट पे अगर आप 65 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, ठीक है, अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेस निकाल रहे हो जो कि जनरली निकालते हैं, पहले भी हमने निकाला है, तो क्या होगा वो, अपॉन एरिया, वही भाई 65, ये π/4 इंटू 25 का स्क्वायर, ठीक है भाई, कैलकुलेशन कर लेना, आंसर क्या आ जाएगा, 132.42। ये नॉर्मल स्ट्रेस है जो पहले वाला था ना, फ्रैक्चर स्ट्रेस आई थिंक पहले भी हमने निकाला है, ब्रेकिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस एक 8 फ्रैक्चर पॉइंट, वही सेम चीज है, दोनों 2 बार ये चीज रिपीट हुई है, आई थिंक आंसर भी सेम ही होना चाहिए फिर तो, आंसर भी सेम ही है, आंसर भी सेम ही है, तो क्या मतलब है ब्रेकिंग स्ट्रेस, तभी मैं देखूं मुझे याद आ रहा था पर पता नहीं कहाँ चला गया। सो ये ऑलरेडी पहले पूछ रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी फ्रैक्चर पॉइंट पे कितना स्ट्रेस है, तो फ्रैक्चर लोड ये जो हमने सोल्व ऑलरेडी कर रखा है, मैंने टिक भी मार रखा है, और नॉर्मल स्ट्रेस ये 8 फ्रैक्चर पॉइंट, ये भी सेम ही बात है, यानी ब्रेकिंग स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस 8 फ्रैक्चर पॉइंट एक ही बात है। अब आ गया भाई ट्रू स्ट्रेस, अब ट्रू स्ट्रेस क्या है वो देखो, नॉर्मल हो गया, अब देखो भाई ट्रू स्ट्रेस जब भी मैंने बोला कि जब भी ट्रू स्ट्रेस की बात आती है, ट्रू स्ट्रेस ट्रू स्ट्रेन 2 चीज़ें होती है, वैसे इसमें एक ही दी हुई है क्वेश्चन में, और ट्रू स्ट्रेन निकालने जाओगे तो अभी इसमें बात नहीं बनेगी, फिर कभी नेक्स्ट वाले में देख लेंगे। सो ट्रू स्ट्रेस का मतलब है जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं, जिस पॉइंट पे आप देख रहे हैं उस पॉइंट पे एरिया कितना है, ओरिजिनल एरिया नहीं लेना है, उसी पॉइंट पे इंस्टेंट एरिया कितना है, उसी पॉइंट पे इंस्टेंट लोड कितना है, सीधी सी बात, ये चीज़ याद रखना। ट्रू स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस में यही 2 फर्क होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस नॉर्मली स्ट्रेस लोड है फोर्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन जब ट्रू स्ट्रेस है तो दैट इज फोर्स, इंस्टेंट फोर्स एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाय इंस्टेंट एरिया एट दैट पॉइंट जहाँ पे हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, फ्रैक्चर पॉइंट पे लोड देख रहे हैं हम, फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रू स्ट्रेस निकाल रहे हैं। तो क्या देखेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट पे लोड कितना है भाई, 65 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया चेंज हो जाएगा भाई, यहाँ पे लोड सेम है, एरिया चेंज हो जाएगा, क्या है π/4 इंटू एरिया, फ्रैक्चर पॉइंट पे कितना रिड्यूस हो गया था भाई,
क्या हो गया था हमारा एरिया, आखिरी में क्या आया 15 mm रह गया था, तो 15 का स्क्वायर कैलसी में कर लेना तो आंसर रहेगा भैया आपका 367.8 न्यूटन पर काली कमली वाला तेरा यार है। सो आई थिंक मैंने ये समझा दिया सबको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और है इस तरीके का कि एक ऐसे ही तरीके का कुछ एक क्वेश्चन और मिला मेरे को। सो एक बुक से लिया है मैंने, सो वो भी हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर उसमें कोई एक आधी ही कोई चीज़ होगी जो शायद डिफरेंट होगी, या फिर हम वो डिफरेंट चीज़ जो दी हुई होगी ना वही हम देख लेंगे। मेरे पास अभी वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, मेरे पास अभी वो बुक नहीं है, सो वो हम देख लेंगे, सिर्फ थोड़ा सा उसका कर लेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो भी हमें करना होगा। आई थिंक टेंसाइल टेस्ट इससे बेहतर आपको समझ में पहले नहीं आया होगा, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। लेट्स एक्नॉलेज